नमस्कार। आज मैं आपके सामने नग और ठग वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। कहानी का नाम है नग और ठग। एक बार की बात है कि एक शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रमेश कुमार। उसकी शादी एक गांव की लड़की से हुई थी। लड़की का नाम था कविता। वह सीधी सादी लड़की थी। लड़की का एक भाई था, उसका नाम था शिवा। वह थोड़ा आलसी आदमी था, लेकिन दिमाग का तेज था। गांव वाले हमेशा उससे सलाह आदि के सिलसिले में उसके पास आया करते थे। वह उन्हें सलाह देता था। उसने अपनी बहन की शादी शहर में रहने वाले रमेश कुमार से कर दी, क्योंकि वह मेहनती था और उसके पास ज़मीन व मकान सभी चीज़ें भी थी, जिसकी वजह से बहन को किसी भी बात की परेशानी नहीं थी। उसकी बहन रमेश कुमार के साथ अच्छे से रह रही थी। वह अच्छा सा कमाता भी था, बुद्धिमान भी था। खेती व दुकान आदि से वह अच्छे पैसे कमाता था। दुकान में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, टीवी वगैरह भी वह रखता था, जिन्हें बेचकर अच्छी आमदनी कर लेता था और थोड़ा बहुत लोगों की सहायता भी कर देता था, इसलिए लोग उससे खुश रहते थे। एक बार उसके साले साहब यानी कि उसकी पत्नी के भाई साहब अपनी बहन की ससुराल आए। उसने पहले से ही खबर भिजवा दी थी कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल आ रहा है। तब रमेश कुमार ने आगे से ही सारी व्यवस्था कर दी और अपने साले साहब का इंतज़ार आने का करने लगे। अपनी बीवी से कहा कि अच्छा भोजन तैयार करके रखें, क्योंकि उसका भाई साहब उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। उसने अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बना लिए। पूड़ी, खीर, कचौड़ी, रायता, पापड़ आदि तैयार करके वह अपने भाई का इंतज़ार करने लगी। इतने में उसके भाई साहब गांव से एक नाई को साथ लेकर आ गए। पुराने ज़माने में यह रिवाज था कि जब कोई भाई बहन को ससुराल जाता तो नाई को साथ लेकर जाता था और जीजा जी के लिए कपड़े व मिठाई आदि लेकर आया और अपनी बहन के लिए भी वो ढेर सारी मिठाई व साड़ी आदि लेकर आया। उसकी बहन यह सब पाकर बहुत ही खुश हो गई। रमेश कुमार ने अपने साले साहब और नाई के लिए चाय व नाश्ता का इंतजाम किया। थोड़ी देर के बाद नाई और उसके साले साहब दोनों ने विश्राम किया। इतने में भोजन भी बनाने के लिए उसकी बहन ने किचन में तैयारी शुरू कर दी। इतने में जीजा जी ने गांव में तालाब था, वहां पर नहाने जाने के लिए उनसे बोला। तब नाई व उनके साले साहब तालाब में नहाने के लिए कपड़े आदि लेकर अपने जीजा जी को साथ लेकर तालाब में नहाने के लिए रवाना हो गए। तब वे उनका एक डागी था लाल कलर का, उसे भी साथ में लेकर तालाब में नहाने के लिए चले गए। नहाते नहाते जीजा जी को कुछ याद आया। तब उसने अपने डागी जो था लाल कलर का, उससे कहा कि टॉमी नाम था उसके डागी का। तो तभी डागी से कहा कि तुम घर पर जाओ और अपनी मालकिन से कहना कि वह भोजन में खीर व पूड़ी भी बना कर रखे और भी बहुत सारा पकवान, जैसे कि आलू की सब्जी, बूंदी का रायता, गुलाब जामुन, सूजी का हलवा आदि भी बनाए। जब तक नहा धो कर आ रहे। इतने में उनका डागी जो था वह वहाँ से घर चला गया। जब ये लोग नहा धोकर घर पर जब आए, तब रमेश कुमार से अपनी बीवी कविता से भोजन परोसने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने भोजन में तरह तरह के पकवान बनाए थे और जो उसने डागे से कहलाकर भेजा था
वह सही पकवान उसकी बीवी ने बनाए थे। वह बहुत ही खुश हो गया। सभी लोग भोजन करके विश्राम करने चले गए। फिर जब सोकर उठे तो उनके साले साहब ने घर जाने की बात कही। उन्होंने अपने जीजाजी से कहा कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तब जीजाजी ने उन्हें जाने की तैयारी कर दी। रास्ते के लिए वह पकवान आदि बनवा कर रख दिए। इतने में उनके गले लगे। साले साहब से उनसे कहा, जीजाजी हमें आपका यह डागी, हाँ इसे दे दो, यह तो बड़े ही काम का है। किस तालाब के पास से जो खबर घर पर भोजन बनाने के लिए कहकर भेजा था। मेरी बहन कविता ने वह सभी पकवान बनाए थे, इसलिए आप दाई मुझे दे दो। मैं इसके बदले में 5,000 आपको दे दूँगा। आप मना मत करना। वैसे तो यह मेरे लिए बड़ा ही कीमती है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं इसे आपको दे देता हूँ। ले जाइए इसे आप। उनके साले ने वह ले ली और अपने जीजाजी को 5,000 दे दिया। अब घर पर दादी को लेकर पहुँचे तो उन्होंने उसे कहा कि कुछ काम करने के लिए। उन्होंने दादी से कहा। वह कविता की भाभी जी यानी कि उनकी पत्नी को अपने पकवान बनाकर रखी। तब तक वो गांव से कुछ सामान खरीदने के लिए चले गए। लौट कर देखा कि दादी ने कोई भी संदेशा उनकी पत्नी को नहीं बताया कि उन्हें क्या क्या पकवान बनाना है। तो उन्हें लगा कि यह तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा उन्हें देखकर भौंकने लगता था। उनकी समझ में आ गया कि जीजाजी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर 5,000 रुपये ले लिए। उन्होंने सोचा कि मेरे गांव के लोग सही कहते हैं कि उनका एक धूर्त व चालाक ठग है। साले साहब से भी बड़े ही चालाक है। दामाद जी ठग है। मीठे से लोगों ने को बुद्धू बनाकर अपना काम निकालते हैं और लोगों का तो अपने तरीके से काम भी लेते हैं। जैसा साला वैसे ही यानी कि एक नग है तो दूसरा ठग है। अब साले साहब को जीजाजी पर बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने उनकी दादी को ले जाकर वापस करने की सोची और अपने पैसे वापस लेकर आए तो दादी के 5,000 चुका दिए थे। अब वह फिर से अपनी बहन कविता के ससुराल में नाई को लेकर पहुंचा। वहां पर उनकी जीजाजी ने पहले से ही उन्हें ठगने की प्लानिंग बना ली थी। जब ये अचानक उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहले से ही सिखाकर रखा था कि मैं जैसा बोलूं मेरी हाँ में हाँ मिलाना, बस बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। अब जब कविता के भाई को वापस आते हुए देखा और उनका गुस्सा देखा तो जीजाजी सब कुछ समझ गए। उनके साले साहब ने अपने जीजाजी को गुस्से में कहा कि ये दागी तो संभालो, मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे तुम बेवकूफ़ बनाकर मेरे 5,000 लिए, मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। तब जीजाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका रुपया भी मिल जाएगा, आप आराम से विश्राम करो। तब नाई और उनके साले साहब ने मुँह हाथ धोया और आराम करने लगे। रात इतने में उनके लिए चाय नाश्ता कविता ने ला कर दिया और थोड़ी देर में भोजन की तैयारी करने लगी। उसने अपने भोजन बनाने में लगी रही। कविता ने देखा कि मीठा हुआ कुछ चीज़ें किचन में खत्म हो गई हैं। उसने सामान बुलाने के लिए अपने पति रमेश कुमार जी से कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी अपने बगीचे में जाता हूँ और पौधे से पैसे तोड़कर लाता हूँ। उसने पहले ही पेड़ में थोड़ा सा बड़ा सा नोट व उसमें 500 और 100 रुपये आदि के नोट, अलग अलग तरह के नोट चिपका कर गोंद से रखे हुए थे। वहीं पर गया और साथ में अपने साले साहब को भी साथ ले गया। उसने पेड़ को जोर जोर से हिलाया जिससे पेड़ पर उनके
चिपके हुए नोट कुछ नीचे गिर गए, जिसे उसने उठा लिया और घर के पास में ही एक छोटी दुकान थी, वहीं से सामान लाकर मिठाई वगैरह अपनी पत्नी को दे दिया। कविता ने सामान लेकर अपने पति से किचन में रख दिया। अब थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया था। तब उनके साले साहब को भोजन कराया और खुद भी भोजन करने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद कविता के भाई ने अपने जीजाजी से कहा कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ, और उसके साले साहब ने कहा कि यह आपके 5,000 रख लीजिए। तब उनके साले साहब ने मना कर दिया, पैसे आप ही रखो, और साथ में मैं 5,000 और देता हूँ, मुझे आपका पैसे वाला पेड़ दे दीजिए। तब उसके जीजा ने कहा कि यह बड़ा ही कीमती पेड़ है, इसे बड़े ही सावधानी से इसकी देखरेख करनी पड़ती है, और मैं आपको यह पेड़ नहीं दे सकता, क्योंकि आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो यह पेड़ सूख जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा करके लगाना पड़ता है, खाद व पानी भी उचित ध्यान देना पड़ता है, अतः आप तो रहने भी दीजिए। तब उसके साले साहब ने कहा कि मुझे 5,000 और अधिक देता हूँ, और मैं सावधानी पूर्वक इसे ले जाकर अच्छी गहरे गड्ढे में लगाऊंगा, अच्छे से खाद व पानी की व्यवस्था भी करूँगा। आप मुझे यह दीजिए, मना मत करिए। अरे आप हमारे जीजाजी हैं, हम आपके परिवार शरीके हैं। तब उनके जीजाजी ने कहा कि ठीक है, आप इसे ले जाइए। एक ट्राली बुलाई और उस पेड़ को खोदकर उनके साले साहब अपनी कविता बहन से विदाई मांग कर भी जाने वो तैयार हो गए। विदाई मांग कर वह जाने को तैयार हो गए। उनकी बहन ने भी उन्हें नाश्ता पानी कराया, और रास्ते के लिए कुछ पकवान भी उन्होंने अपने भाई को दिए। उनके भाई ने अपने नाई को साथ लेकर अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। जब अपने घर पर शिवा पहुँचे तो सबसे पहले अपने घर के बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा करवाया, माली को बुलाकर, और उसे वहाँ पर पेड़ को लगवा दिया। उस पेड़ पर रोज पानी सुबह शाम डालते थे तथा उसमें खाद भी डालते थे। 2-4 दिन तो पेड़ थोड़ा हरा भरा रहा, फिर धीरे धीरे वह सूखने लगा। 8 दिन तक तो उस पेड़ की बहुत ज़्यादा केयर की, फिर धीरे धीरे करके वह पेड़ पूरा सूख गया। अब तो उसकी घरवाली ने ताने दिए कि पत्नी ने कहा कि ये आपका तुम्हारा जीजाजी जो है ना ठग है, तुम्हें ठग लिया, हमेशा आपको ठगता रहता है। पूरे गांव के लोग तभी तो कहते हैं कि एक नग है जो आप हैं, और अपने जीजाजी जो हैं वो हार जाते हो। मेरे बहुत कहने पर भी आपके जीजाजी हैं पूरे पक्के ठग हैं, वह आपको बेवकूफ़ बनाकर ठग लेते हैं। शिवा ने कहा कि इस बार मैं अपने पूरे पैसे वापस लेकर आऊँगा, और उसे उसका चालाकी का हिसाब अच्छे से करूँगा। न रहेगा मांस और न बजेगी बांसुरी। गुस्सा में वह बोला, इसमें वह खत्म भी कर दूँगा। यह सोचकर वह फिर से अपने नाई को साथ लेकर अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए रवाना हो गए। उधर कविता ने पतिदेव रमेश कुमार ने पहले से ही योजना बना ली थी कि जब उसका साला आएगा तो बड़े ही गुस्से में आएगा। उसने कविता यानी कि अपनी पत्नी को समझा दिया कि जब उसका भाई घर पर आए तो वह जोर जोर से रोने लगना, और मैं एक सफ़ेद चादर ओढ़कर ज़मीन में लेट जाता हूँ, और अपने भाई जब आए आपसे तो मेरे बारे में साले साहब पूछे तो तुम कहना कि इन्हें तो अचानक ही हार्ट अटैक आ गया और ये मर गए। इतने में कविता के भाई साहब आ गए। आप सही टाइम पर आए, वह रोने लगी। वैसे भी आपको बुलाने के लिए किसी को भेजने के बारे में मैं सोच ही रही थी। अब तो जीजाजी साहब मरने की खबर सुनकर
उनके साले साहब को बड़ा ही दुख हुआ। गुस्सा में थे जीजाजी से लड़ने के लिए। अब उन्होंने कविता से कहा कि 2-4 नौकर बुला लेते हैं और उन्हें एक बोरी में भरकर नदी में बहा देते हैं। ऐसा सोचकर नौकरों से बोरी बुलाई और उसके अंदर अपने जीजाजी को, जो मर चुके थे, उन्हें बोरी में भर कर के नदी किनारे ले गए और उन्हें नदी में बहा दिया और नहा धोकर वापस आने लगे। इतने में थोड़ी दूर तक जब चले तो जीजाजी ने पानी के अंदर जो बोरी में बंद थे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। नहा धोकर घर वापस आने लगे। इतने में थोड़ी देर तक जब चले तो जीजाजी ने पत्नी के अंदर जो बोरी में बंद थे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें बचाओ। इतने में चरवाहा वहीं पर गाय बकरी चरा रहा था, वह आया और बोला कि बोरी के अंदर कौन है, क्यों रो रहे हो। तब जीजाजी ने कहा कि वह उसकी बोरी को खोल दे। जब बोरी खोली गई तो वह जीजाजी के बाहर निकाल दिया और उसने बकरी चराने वाले से बोला कि भैया, मेरी ये लोग राजकुमारी से शादी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। मैं शादी के बाद राज्य का राजा बनकर उनके सिंहासन पर लोग बिठाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता और राजा की गद्दी पर भी मैं नहीं बैठना चाहता। तब चरवाहा ने कहा कि एक काम आप करो, मुझे इस बोरी के अंदर बंद कर दो, मैं शादी करके राजा बन जाऊंगा। तब जीजाजी ने चरवाहे को बोरी के अंदर बंद कर दिया और उसकी गाय व बकरियों को लेकर वह उन्हें जंगल में नदी किनारे घास चराने लगा। जोर जोर से चिल्लाते हुए निकला। इनके साले साहब अभी पास में रास्ते में थे। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी तो घूमकर पीछे मुड़कर देखा तो वह उन्हें पहचान गया और बोला, जीजाजी, आप तो मर गए थे। अभी अभी हम लोग आपको बोरी में बंद करके नदी में बहा करके आ रहे हैं, तुम जिंदे कैसे हो गए? और ये गाय बकरी, ये सभी जानवर तुम्हें कहाँ मिल गए? उनके जीजाजी ने कहा कि आप लोगों ने मुझे पानी में बहा तो दिया, थोड़ा पास में ही बहा दिया। यदि थोड़ा दूर बहाते तो मुझे बकरी, गाय, इनकी जगह भैंसें ढेर सारी मिल जाती और मैं ज़्यादा अमीर बन जाता, खूब दूध घी खाता और मज़े में रहता और आपकी बहन को भी मज़े में रखता। और मैं जिंदा हुआ इसलिए कि ठंडी हवा मुझे पानी में मिले, ठंडा पानी मिला तो जिंदा हो गया, उसमें जीवित हो गया। और अब कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब उनके साले साहब ने कहा कि ऐसा है तो एक काम करो, तुम मुझे भी बोरी में भर कर नदी में डुबा दो, थोड़ा ज़्यादा अंदर डालना ताकि मुझे ढेर सारी भैंसें मिल जाएं। तब उनके जीजाजी ने अपने साले साहब को बोरी में भर कर नदी में अंदर नाव में बहा दिया। अंदर बीच समझदार में उन्हें डुबा करके आ गए। बोरी अंदर चली गई। उनके साले साहब मर गए। जीजाजी खुश होकर अपने घर पर चले गए और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।